नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा सफ़र में। और ईवीएस के महामैराथन पीवाईक्यू में भी आपका स्वागत है। तो चलिए ईवीएस के इस महामैराथन के पीवाईक्यू में हम आपका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ आपके सीटेट की सफलता को सुनिश्चित करते हैं। और तब इस जो है ईवीएस का जो है पीवाईक्यू का तीसरा संस्करण है, यह सीरीज नंबर 3 है। और हम देखते हैं इसमें कि आप आज का टॉप 15 यानी 15 शॉर्ट्स में कितने आप सही कर पाते हैं। तो अपना आंसर कमेंट में दीजिए ताकि आपका 15 में कितने क्वेश्चन सही हुए। और सीटेट की इस बार की सफलता सुनिश्चित हम जरूर कराएंगे आपको। तो अभी तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। चलिए आपके सामने दोस्तों मैं देर न करते हुए शुरू करता हूं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है, कौन है? तो देख लीजिए, मेघा पाटकर हैं, सुंदरलाल बहुगुणा है, राजेंद्र सिंह है, पीसी जोशी हैं। तो देखिए तरुण भारत संघ के जो अध्यक्ष हैं या जो प्रधान हैं वो हैं राजेंद्र सिंह हैं, है ना। बहुत सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के हेड थे तो वो नहीं होंगे। और आपके साथ दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। वर्षा का कम होना है, वृक्षों का आवरण कम होना है, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथों के पंपों का उपयोग होना है, नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। किस कारण से भूमिगत जल में क्षीणता हो रही है, कमी हो रही है? तो देखिए बहुत लोगों का कहना है वर्षा कम, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। और नदियों का रुख बदल रहा है, ये भी नहीं है दोस्तों। चलिए हम बताते हैं, इसका सही उत्तर है सी यानी 3 नंबर, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ यानी हैंडपंप का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। उससे इंटरनल जल हम बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं और इसलिए भूमिगत जो है जल में ह्रास हो रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा किन रसायनों के कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक तथा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिन अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए दोस्तों, ये है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल ही होगा सही आंसर। बाकी बहुत लोग सही आंसर दिए हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, निश्चित रूप से फिर आपको ये क्वेश्चंस दिख सकते हैं तो आप सही से देखिए और समझिए दोस्तों। धरती पर, अगला क्वेश्चन, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध अलवण जल की निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रतिकूल अलवण जल की मात्रा है। देखिए अलवण मतलब फ्रेश वाटर, मीठा जल की बात हो रही है दोस्तों, लवणीय नहीं। तो ये सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होती है? नदियों में, झरनों में, ग्लेशियर हिमनद में, जलप्रपात में। तो देखिए फ्रेश वाटर सबसे अधिक मात्रा में जो है ग्लेशियर पे है ना, यानी पीने योग्य पानी जो है ग्लेशियर में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है जल एक सार्वभौमिक विलायक है। इसमें तो ये तो सही है दोस्तों, इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता, ये भी सही है। जल का घनत्व तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, यही गलत है दोस्तों। जब वो पानी ज़्यादा गर्म होगा, जल ज़्यादा गर्म होगा तो उसका घनत्व तो कम होगा, न कि बढ़ेगा। और यही आंसर नेगेटिव पूछा है और नेगेटिव ही यही क्वेश्चन मतलब आंसर नेगेटिव है और इसलिए यही सही होगा। नेगेटिव का दोस्त नेगेटिव। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ध्यान से देखिए। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, जी नहीं, पितृवंश ऐसा कुछ नहीं। एकल परिवार, जिसमें एकल परिवार तो होगा नहीं। संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं दोस्तों, यही सही है ना, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य इसमें हैं और यही सही होगा, संयुक्त ज्वाइंट फैमिली है दोस्तों। चलिए अगला, पौने चपटे एवं चौड़े आगे दांत वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य संबंधित प्राथमिकता को चुनेंगे? देखिए दांत चपटा है, फ्लैट है, तो ये मांस खाने वाले नहीं होंगे, घास खाने वाले हो सकते हैं। तो ये होंगे अनाज खाने वाले, ताकि ये चपटे जो दांत होते हैं
उस पर इसे ग्राइंड करके खाते हैं। तो ये अनाज खाने वाले होंगे, ना कि मांस खाने वाले होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है ना? तो हेलोफाइट, मीजोफाइट, जेरोफाइट या हिलियोफाइट, यानी लवण मृदबोध बोधि वृक्ष। तो लवण मृदोधित वृक्ष ही है ना? क्यों? लवण वाला बात है और यही नमकीन और खारे पानी जल में होते हैं, है ना? मरुभूमि में जेरोफाइट्स होते हैं, मीठे जल में मीजोफाइट होते हैं। तो इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा, यानी जो खारे जल में जो पौधे उगते हैं उन्हें हम लवण मृदबोध कहते हैं, यानी हेलोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है, यानी चित्रकाठी कला कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से और कश्मीर से। तो देखिए, आपको मधुबनी पेंटिंग बहुत पसंद होगा और आप फेवरेट सुने भी होंगे, लेकिन ये चित्रकाठी भी उतना ही फेवरेट है और ये महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में किया जाता है। और तो इसका निश्चित रूप से सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में चित्रकाठी बहुत फेमस है, जैसे बिहार में मधुबनी फेमस है, मधुबनी पेंटिंग। तो अगला हम चलते हैं, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। तो देखिए, आदिवासी संथाली जनजाति हैं वे, है ना, या गद्दी जनजाति हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भारत के मूल निवासी जो जनजाति हैं वो कौन है? गौड़ जनजाति है, सहाबिया जनजाति है। तो आपको जनजातियों के, ये संथाल जनजाति जो है राजस्थान से तल्लुक़ रखते हैं, गौड़ जनजाति असम वगैरह में है ना? तो इसमें गद्दी जनजाति जो है यही है, यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि यही लोग क्या है, हिमाचल प्रदेश के मुख्य मतलब स्थायी जनजाति हैं, यानी मूल निवासी हैं भारत के गद्दी जनजाति, अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश। तो अब हम चलते हैं, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? मिजोरम का नृत्य ये कई बार पूछा है दोस्तों और फिर पूछने की संभावनाएं हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए, आपके सामने है, आप उत्तर में बताइए, कमेंट में बताइए इसका क्या होगा। यानी मिजोरम का जो नृत्य है, सतरिया नृत्य, रॉफ नृत्य, चिराओ नृत्य, गरबा नृत्य। तो देखिए, इसका जो है सही आंसर चिराओ नृत्य। मणिपुर को आप चिराओ नृत्य से जोड़ कर रखिएगा दोस्तों, ये कई बार आया है प्रश्न और फिर भी आएगा, तो आप तैयार रहिए इसके लिए। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन भी कई बार आया है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट भी है सीटेट के हिसाब से। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को सही ढंग से देखिए और इसको अपने मेमोरी में सेट कीजिए। तो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कश्मीर से बेंगलोर, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात, महाराष्ट्र से मणिपुर। तो देखिए, इसमें नहीं कश्मीर और बेंगलोर नहीं है, ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी यही सही आंसर है दोस्तों, है ना? ये सबसे बड़ा रेल मार्ग है भारत का। अगला क्वेश्चन, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में कल्पना चावला का निधन हुआ था अंतरिक्ष यात्री की? तो आप 2000 में हुआ था, 1998 में हुआ था, या फिर 2006 में हुआ था, या 2003 में हुआ था? तो दोस्तों, ये 2003 में हुआ था, न कि 2000 में हुआ था, है ना? और इनको अंतरिक्ष से लौटते समय इनकी क्रैश कर गई थी और इसमें 5-6 क्रूज मेंबर्स थे, सबका एक साथ डेथ हो गया था। तो अगला क्वेश्चन चलिए, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं, निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? तनों में हैं, तो देखिए, पक्षी से एक क्वेश्चन आना तय होता है, तो अब घोंसलों से जुड़ा हुआ मामला है और इस तने में घोंसले बनाते हैं, कौन से पक्षी हैं? कौवे तो नहीं, कौवे पेड़ के सबसे ऊंची टहनियों पर बनाता है। बसंत गौरी, बारबेट, शकरखोरा, सनबर्ड या दर्जिन। तो दर्जिन चिड़िया पत्तों को सील के बनाती है, शकरखोरा सनबर्ड लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो वो कौन है? बसंत गौरी यानी बारबेट पक्षी है,
जो तनों को छेद कर उसमें अपना होल बनाकर अपना घोंसला बनाकर रहता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन 15 शॉर्ट का दोस्तों, और हम देखते हैं कि आपका 15 में आज कितना सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताइए। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि? तो चलिए आप इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। तब तक बाकी सभी दोस्त जो चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम PYQ का महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रहे हैं EVS के लिए और CDP के लिए भी। तो आपका सफलता सीटेट में सुनिश्चित करने के लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं, और आप भी इस प्रयास में शामिल हुए और अभी तक YouTube चैनल को, मेरे शिक्षा सफ़र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए और भी भाई बंधुओं तक शेयर करिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके दोस्तों। और चलते हैं राष्ट्र हित में ये शिक्षा सफ़र का एक प्रयास आपके लिए। तो चलिए उत्तर आना सही शुरू हो गया। वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी की भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यह दृष्टि वर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है। नहीं जी, दृष्टि वर्णक के लिए नहीं है, यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है, ये भी नहीं। इससे भूख बढ़ती है, ये भी नहीं। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। दोस्तों विटामिन सी जो होता है इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है, और यही कारण है कि डॉक्टरों ने महामारी जब कोरोना यानी कोविड हुआ था तो उस समय सबसे अधिक विटामिन सी की युक्त भोजन ग्रहण करने के लिए सलाह दिया था, ताकि इम्यून सिस्टम मजबूत हो और संक्रमण से लड़ने के विरुद्ध ताकत मिल सके। तो यही आंसर सही होगा। तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपके 15 में कितने सही हुए, और हम अगले सीरीज में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।